हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सील कॉन्सेप्ट गाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं हम कॉलम के बारे में। कॉलम क्या होता है और उसकी रेनफोर्समेंट डिटेल क्या होता है, ये सब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब डिटेल अबाउट कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉलम बेसिकली होता क्या है? कॉलम इज़ ए वर्टिकल मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंप्रेशन लोड। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है, एक वर्टिकल मेंबर होता है इस तरह, जैसे ये कॉलम हो गया। वर्टिकल मेंबर होता है जिस पर ऐसे कंप्रेशन लोड लगता है, कंप्रेशन लोड लगता है। ठीक है, उसे हम कॉलम कहते हैं। अब उनकी रेनफोर्समेंट डिटेल देख लेते हैं। ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये टॉप व्यू है। ठीक है, और ये सीधा जो कॉलम होता है उसका। ठीक है, ये जो हुक है ये स्टीरिप्स है, जिसे कॉलम में इसे लेटरल टाई कहते हैं। जब बीम में होते हैं उसे स्टीरिप कहते हैं। दोनों कह सकते हैं, स्टीरिप और लेटरल टाई, लेकिन बेसिकली जब कॉलम में होता है तो उसे टाइस कहते हैं। ठीक है, और ये मेन बार है जो लॉन्गिट्यूडिनल बार कहते हैं जिसे हम। और ये जो हुक है ये बेसिकली 9D होता है एज पर आइस कोड 456/2000 के अनुसार। लेकिन जनरली हम जो साइड पे है ना 10D लेते हैं 9D की वजह, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आसान होता है, इसलिए 10D कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और ये हुक लेंथ है जो इस टेप की, ये 135 डिग्री पर बेंड की हुई होती है। 135 डिग्री, 135 डिग्री पे। और जहाँ चार इस तरह की जो स्टिरप दिख रही है, ये टू लेग्ड स्टिरप है, टू लेग्ड टाइज या स्टिरप। ठीक है, क्योंकि ये इस पे जनरली जो एक पूरी रिंग होती है वो टू लेग्ड ही होती है, क्योंकि इसमें दो हुक है ये, तो उसे टू लेग्ड कहते हैं। और इसका जो कंक्रीट कवर है वो 40 mm जनरली, जो कॉलम का है 40 mm होता है इन साइड जनरली ये कंक्रीट कवर। ठीक है, कंक्रीट कवर नॉमिनल कवर होता क्या है? ठीक है, पढ़ लेते हैं नॉमिनल कवर और क्लियर कवर और इफेक्टिव कलर क्या। तो ये जो स्टिरप से जो कॉलम के आउटर फेस, कॉलम के फेस से जो स्टिरप तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल कवर कहते हैं। लेकिन जो इफेक्टिव कवर है उसे जो कॉलम के फेस से जो मेन बार है लॉन्गिट्यूडिनल, उसके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव कवर कहते हैं। ठीक है, तो हम जनरली जो कवर है कंक्रीट कवर नॉमिनल कवर 40 mm रखते हैं। मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम 9 इंच इंटू 9 इंच। आरसीसी कॉलम का साइज 9 इंच होता है जनरली। कहीं कहीं आप 9 इंच इंटू 12 इंच भी होता है, कहीं कहीं बुक में देखोगे आपको ये मिल जाएगा। तो ये लगभग सेम ही है, ऐसा होता है। ठीक है, अब डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार शुड नॉट लेस देन 12 mm। जो जनरली जो कॉलम में होता है, जो डाया मेन बार का लॉन्गिट्यूडिनल बार मतलब जो मेन बार होते हैं उनका डाया 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक, उसमें जो मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील होती है वो M20 होनी चाहिए। इन आरसीसी कॉलम में M20 से कम ग्रेड का कंक्रीट नहीं यूज़ करते हैं। और पीसीसी जो होता है, पीसीसी के लिए M15 होता है मिनिमम ग्रेड का। ठीक है, लेकिन जो आरसीसी कॉलम है तो आरसीसी में M20 होता है, और M20 का रेशियो 1:1.5 1.5:3 होता है, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट का होता है और ये 1.5 पार्ट सैंड का होता है, और ये थर्ड जो 3 पार्ट है वो एग्रीगेट का होता है। ठीक, लाइट चली गई। और लॉन्गिट्यूडिनल बार शुड बी बेंड डग लेग। जो लॉन्गिट्यूडिनल बार तो मेन बार होते हैं वो डग लेग में बेंड होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह जो एल साइज में ये बेंड दिखा रहा है, ये डग लेग। ये एक्चुअली फाउंडेशन में आता है, जो फुटिंग होती है वहाँ पर इस तरह से ये कॉलम का जो मेन बार बेंड होता है, ये डग लेग जिसे कहते हैं। और पिच जो रेनफोर्समेंट में जो स्टिरिप होते हैं लेटरल टाई, उनके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 12 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम होती है। मतलब 300 mm 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती है। एक जनरली इससे ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन ठीक है, लेकिन एज पर आइस कोड 456/2000 के अनुसार जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट होती है, जो कॉलम की जो स्टिरिप होते हैं लेटरल टाई, उनकी पिच किस तरह होती है देख लेते हैं। जो पिच होती है नॉट मोर देन, जो 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 3 पॉइंट दिए इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट है? द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। जो कंप्रेशन मेंबर होता है उनमें जो सबसे लिस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब कि जो छोटी लंबाई होती है, जैसे ये कोई कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ये 300 mm है और ये 230 mm है ना। तो लिस्ट लेटरल डायमेंशन 3 में से जो इसको लेंगे 230 mm। ठीक है, और आगे का है 16 टाइम द स्मॉलेस्ट डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट बार टू बी टाइट। मतलब कि 16 इंटू स्मॉलेस्ट डाया, मतलब जो मेन लॉन्गिट्यूडिनल बार का जो सबसे छोटा डाया होगा, जैसे कि यहाँ पर इस तरह के जो डाया होते हैं मेन बार, उनमें जो सबसे छोटे डाया का जो बार है उसको कंसिडर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 12
का स्मॉलेस्ट डायवर है, तो 16 इंटू 12 करेंगे, 16 इंटू 12 तो 192 आ जाएगा, 192 ठीक है। और 300 ये मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं लेते। ये 300 मतलब कि 12 इंच। तो इन दोनों में सबसे कम कौन सा, ये वाला। तो पिच हम ये लेंगे, जो दो लेटर टाई है, ये जैसे ये कॉलम है, उनके बीच में जो डिस्टेंस सेंटर सेंटर लेटर टाई के बीच में, वो 192 लेंगे इस केस में, ठीक है। अगर अलग अलग बार रहे, अगर ये इनके साइज़ कुछ ज़्यादा हो, जैसे ये 500 है और ये 450 हो, और साइज 16 का मिनिमम डाया बार हो, 16 इंटू 16, तो ये 256 हो जाएगा। तब यही लेंगे, क्योंकि ये 300 से, अगर ये दोनों 300 से एक्सीड हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये मिनिमम 300 लेते हैं। ये एस पर IS कोड 456/2000 के अनुसार है, ठीक है। अब डाया की बात करें, जो लेटरल टाई होते हैं उनका डाया कितना लेते हैं। एस पर IS 456/2000 के अनुसार 6 से छोटा नहीं होना चाहिए डाया। जो इस तरह जो कॉलम के लेटरल टाई होती है, उनका जो डाया है 6 से कम नहीं लेते, छोटा, ठीक है। लेकिन बट IS 13920 क्या रिकमेंड करता है, वो करता है कि मिनिमम डाया बार 8 होना चाहिए स्ट्रिप का इन ए कॉलम, ठीक है। IS 13920 के रिकमेंड करता है कि 8 से कम नहीं होना चाहिए, और IS 456 के 6 से कम नहीं होना चाहिए, एज पर IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग। आगे पढ़ते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेन बार इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम। जो स्क्वायर जो मतलब दोनों डायमेंशन बराबर होती है वो, और जो रेक्टेंगुलर कॉलम होते हैं उनमें मिनिमम नंबर ऑफ बार 4 होते हैं, ठीक है। दोनों में 4 होते हैं। लेकिन जो सर्कुलर होता है उस सर्कुलर में 6 होते हैं, सर्कुलर में 6 होते हैं, ठीक। 6 होते हैं सर्कुलर कॉलम, मिनिमम नंबर इतना 6 प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अगर वो सर्कुलर कॉलम है। अगर स्क्वायर कॉलम है तो 4, और रेक्टेंगुलर कॉलम है तो 4। और आगे पढ़ते हैं कि स्क्वायर सेक्शन कब चूज़ किया जाता है और रेक्टेंगुलर सेक्शन कब चूज़ किया जाता है। इसका हम पढ़ लेते हैं। ये कॉलम है और ये इसकी एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ कॉलम। अगर एक्सियल लोड जो ऊपर से कॉलम के एक्सिस पे बीचों बीच लगता है, तब स्क्वायर सेक्शन चूज़ करते हैं। चूज स्क्वायर सेक्शन इफ एक्सियल फोर्स एक्ट एट एक्सिस ऑफ कॉलम सेक्शन। कॉलम के सेक्शन पर जो एक्सिस है उसके सेंटर में लगता है, तो हम स्क्वायर सेक्शन का कॉलम चूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन चूज रेक्टेंगुलर सेक्शन इफ एक्सियल फोर्स एक्ट एट इसेंट्रिक एक्सिस ऑफ कॉलम। इसेंट्रिक एक्सिस क्या होती है, जैसे ये कॉलम है, कॉलम का जो एक्सिस है, एक्सिस पे ना एक्सियल लोड थोड़ी सी एक्सिस से साइड में लगता है, थोड़ी दूर लगता है ऐसे, तो उसे इसेंट्रिक लोड कहते हैं। तो एक्सिस पे ना लगते हुए थोड़ी सी साइड में दूर लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम रेक्टेंगुलर सेक्शन चूज़ करते हैं इन RCC कॉलम, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मतलब कि जो एक कॉलम होता है RCC कॉलम, उसमें कितना % स्टील होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मेन बार कितना होना चाहिए, कितना % होना चाहिए, एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग है ये। मिनिमम एरिया 0.8% एंड मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। मतलब जो कॉलम है, पूरा जो कॉलम है उसका जो एरिया है, उस ये क्रॉस से ये एरिया है उसका 0.8% मिनिमम होता है और मैक्सिमम 6% होता है। और जहाँ पर बट वेयर लेपिंग कंसिडर, और जब लेपिंग जोन होता है, जहाँ लेपिंग कंसिडर के, जब वहाँ पर मैक्सिमम 4% होता है। ये भी IS कोड में दिया हुआ है, नॉट एक्सीड 4%। वहाँ 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस तरह होता है वो दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये 230 इंटू 230 का कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, तो कितना % होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल, वो निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला तो 5π/4 d² है ना, तो पाई का मान होता है 3.14 इंटू डी, मान लेते हैं 12 का डाया है, ये डी डाया होता है अपॉन 4, तो आएगा 113.04 mm²। और नंबर ऑफ कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, तो 113.04 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 456.16 mm² आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये एरिया पे स्टील निकल गया है, ये फार्मूला है, फार्मूले में मान रख लिया, तो 12 mm का डाया है और 4 नंबर ऑफ बार है, तो उससे एरिया पे स्टील निकल गया। अब ग्रॉस एरिया किसने, कॉलम की ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है, ये
इसकी विड्थ और इसकी लेंथ है ना 230 इंटू 230 इंटू 230, तो आ जाएगा ये 52900 mm² में। तो परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, परसेंटेज ऑफ जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसका आएगा इस तरह से, उसको रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ जो स्टील है वो कितना है 456.6 नहीं, ये 2 है एक्चुअली, गलत हो गया था, 452.16। और एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया कितना है 52900 इंटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको सोल्व करने पर आएगा 0.85 के समथिंग आएगा, 0.85% में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, मतलब मिनिमम 0.8 होना चाहिए, तो ये 0.8 मिनिमम है, 85 है तो मतलब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है, तो ये ठीक है ना, 0.8 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये एरिया मतलब कि जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसका परसेंटेज निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%, और जहाँ पर लेपिंग कंसिडर होता है वहाँ पर 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लेपिंग क्या होती है, लेपिंग लेंथ क्या होती है बता देता हूँ। जनरली L/4 पर कंसिडर किया जाता है। जैसे ये एक कॉलम हो गया, तो यहाँ पर जो सरिये होते हैं इस तरह जो सरिया होते हैं, और लेपिंग जनरली L/4 पे दी जाती है। L/4 कहीं कहीं L/3 भी होता है, वो एज पर डिज़ाइन के हिसाब से होता है। अगर डिज़ाइन नहीं हो तो फिर जनरली L/4 ही मानते हैं, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से L/3 भी होता है। ठीक, तो L/3 मतलब इस एरिया में हमें लेपिंग नहीं देना है, ये जोन और इस जोन में नहीं करना है, इस एरिया के बीच में ही करना है। L/4 और L/4 में नहीं करना है, यहाँ पर लेपिंग की जाती है। और लेपिंग क्या होती है, जो सरिये होते हैं वो उसकी लंबाई ख़त्म हो जाती है तो उनको जोड़ने के लिए यहाँ लेपिंग की जाती है इस तरह। ठीक है, जो सरिये की जो लेंथ होती है वो जनरली 12 मीटर होती है, लेकिन मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है उनमें फिर सरिये की लंबाई बढ़ाने के लिए फिर इस तरह की लेपिंग देनी पड़ती है। लेपिंग जनरली इस तरह होती है, इस तरह से जो ऊपर वाला सरिया उसको इस तरह से जोगल दे के इस तरह से जोगल दिया जाता है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 सरिये है, तो ऊपर 2 सरिये को इस जगह पे जोगल देंगे और 2 सरिये को थोड़े ऊपर, मतलब 1 मीटर की लेंथ के समथिंग यहाँ पर, क्योंकि एक ही एक्सिस जहाँ पर एक ही जगह वहाँ पर ओनली 50% ही लेपिंग दे सकते हैं एज पर IS कोड 456, 50% और 50% ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है जोगल। जोगल बेसिकली ये जो इस तरह से जो मोड़ा जाता है सरिये को, उसी को जोगल कहते हैं। ये जो सरिये जनरली हम इस तरह से ही ऊपर वाले सरिये को बाइंडिंग वायर से बांध देते हैं। अगर वो 12 mm या उससे छोटा होता है तो इस तरह इसे जोगल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी तरह से बाइंडिंग कर दिया जाता है। लेकिन फिर 12 से बड़ा जो सरिया होता है, मतलब जैसे कि 16 mm से बड़ा हो गया, उनके लिए जोगल देना ही पड़ता है, क्योंकि फिर वो उसकी जो एक्सिस है इस तरह देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर सीधे कर देंगे तो वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसलिए। ठीक है, जो जोगल दिया जाता है वो बेसिकली दिया जाता है, कितना दिया जाता है, जिस ऐसे दिया जाता है जो, तो ये जो ये जो इस तरह जोगल दिया गया है इस तरह से, वो ये X हो गया, ये Y हो गया मान लेते पूरा, तो 1:6 रेशियो में दिया जाता है। मतलब कि एक इधर 1 तो उसका 6 पार्ट इधर इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, इस तरह से जोगल दिया जाता है इन RCC कॉलम। ठीक है, और जो लेपिंग लेंथ होती है वो 50D दी जाती है इन जनरल, या फिर एज पर IS कोड 48D दी जाती है, 48D 50D या 48D दी जाती है, जहाँ पर D शॉर्टर डाई ऑफ स्टील होता है, जो मतलब जिस रेनफोर्समेंट डाई की शॉर्टर होती है लॉन्गिट्यूडनल बार, उसको D कंसिडर करते हैं, उसका डाया यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन करते हैं 50D या 48D इन जनरल। इन केस अगर डाया जो शॉर्टर डाया 36 mm से बड़ा है तो फिर वहाँ पर लेपिंग नहीं दी जाती, वहाँ पर वेल्डिंग की जाती है, वेल्डिंग की जाती है। वहाँ पर 36 mm से बड़ा डाया का बार हो तब वेल्डिंग की जाती है, वहाँ पर लेपिंग नहीं दी जाती, वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, और लेपिंग से बचने के लिए हम जनरली कपलर का यूज़ कर सकते हैं। कपलर बेसिकली इस तरह जो सरिया होते हैं उनके बीच में इस तरह से लग जाता है,
उसे कोपलर कहते हैं। जो यहाँ पर थ्रेड्स बने होते हैं और वो पेक हो जाता है बिल्कुल दोनों तरफ से, तो उनकी एक्सिस भी रॉन्ग नहीं होती, बिल्कुल सीध में होती। इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में कपलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।